नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तो उसकी परीक्षा, ये जो योजना है वो दोबारा से अपडेट होकर के आई है। क्या अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है ना, या फिर सामान्य पुरानी प्रक्रिया है, उसकी चर्चा करेंगे। और मैं गायत्री पुत्र संजय आपका स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस परिवार में। चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अभी एक दिन पहले आयोग ने वापस वैकेंसी दी, सीट कम कर दी, यानी जिसको बोलते हैं ना, पुचकार के थोड़ा डांट भी दिया, तो वो हालत की है। खैर, फिर भी जो भी सीट है, छात्र जीवन, हमेशा मैं बोलता हूं कि ओखली में सिर दिया तो मूसली से डरना क्या। जो है वो सबके लिए है, जो नहीं है सबके लिए नहीं है ना। फिर भी कुछ संभावनाएं हैं कि शायद सीट बढ़ जाए। खैर, अब आते हैं आज की बात पर। हालांकि मैंने पिछली क्लास में बोला था, एक संभावनाएं चल रही थी कि कुछ परीक्षा योजना में यानी खासतौर से पाठ्यक्रम में कुछ चेंज हो सकता है। नहीं आया तो इसके लिए साधुवाद डिपार्टमेंट को नहीं बदल के दिया, नहीं तो बच्चों को तनाव आता। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की कुछ जो कवायद चल रही थी, केमिस्ट्री जैसी चीजें, वो नहीं दी। इसके लिए भी विभाग को साधुवाद। ठीक है। अब सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लंबी बात करेंगे आज हम, क्योंकि इतना ऐसी विशेष चीजें नहीं हुई। फिर भी एक चीज रिकॉल हो जाए, हमारी पाठ्यक्रम क्या है। तो जैसे कि दो भाग है हमारे, एक ए भाग जिसमें एमपीजी के और करंट अफेयर आईसीटी है, और दूसरा भाग है हमारा खाद्य तकनीकी को लेकर के, है ना। तो उसमें जो पहली यूनिट है वही पुरानी ही है, बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, जो आपके सामने भोजन उससे संरक्षण का इतिहास, पारंपरिक भोजन, है ना। जो टॉपिक लगातार थे वही है, इसमें कुछ विशेष आयोग ने नहीं किया है, उसी को बरकरार रखा है। ठीक है। और फिर पारंपरिक भोजन, उसका महत्व, फोर्टिफिकेशन की भूमिका, उचित भोजन की चुनौतियां, आदिवासी भोजन हमारे मध्य प्रदेश में, फिर खाद्य घटक के रूप में जो भी खाद्य के घटक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, एंजाइम्स, इनका वर्गीकरण। फिर मेटाबॉलिक जो मार्ग है, रूट है, उसके बारे में, पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट का इनका कैसे कैसे अवशोषण पाचन होता है, वो सब चीजें। फिर भोजन के गुण, है ना, भोजन के गुणों में भौतिक गुण कौन से, अम्लीय गुण कैसे है, क्षारीय गुण कैसे, बफर वाले, ये सब चीजें हैं। ठीक है। फिर यूनिट 2 जिसमें है फूड माइक्रोबायोलॉजी, है ना। ये फूड का जो माइक्रो साइंस है ना, वो दिया हुआ है। तो सूक्ष्म जीव जो है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी शेप कैसी है ना, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा, उनमें न्यूट्रिशन कैसे है, पोषण, प्रजनन कैसे, रिप्रोडक्शन कैसा है, और उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे है। तो ये सब सामान्यता है। और फिर इसके बाद में कंटामिनेशन ऑफ फूड, है ना। फिर उससे ज्यादा जितनी भी डिसीज हो रही है वो सब चीजें, कौन कौन से कंटामिनेटेड पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म जीवों को पता लगाने के लिए जो तीव्र विधियां कौन कौन सी है, वो सब सिलेबस में। फिर किण्वन फ्रेगमेंटेशन है, विशिष्ट खाद्य समूह, दूध और उसके उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, मछली, अनाज, दालें, तेल, फल, सब्जियां, डिब्बाबंदी, ये सब चीजें हैं। माइक्रोबियल टेक्निक्स है। इसके अलावा 3 नंबर युद्ध, जो यूनिट हमारी खाद्य और पोषण की है। ठीक है। सामान्य सा वही सिलेबस है, मुझे नहीं लगता कि लंबा बांचना भी चाहिए। फिर 4 नंबर यूनिट है खाद्य संरक्षण और पैकेजिंग है। 5 नंबर यूनिट भारतीय कृषि प्रणाली। 6 नंबर यूनिट है जो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता और मानक है। 7 नंबर में एकीकृत कृषि उत्पादन प्रौद्योगिकी, जिसमें मूलतः मध्य प्रदेश के संदर्भ में काफी चीजें पूछी गई है। 8 नंबर में पशु उत्पाद प्रसंस्करण, जैसे मांस, मांस के प्रकार, ठीक है ना। इसके अलावा अंडे, दूध, इनके द्वारा जो भी चीजें बनती है वो सब चीजें आएगी। खाद्य प्रसंस्करण जो टेक्नोलॉजी है, कुछ 2 लाइन्स 4 नंबर यूनिट में भी है, इसमें भी एक पूरा ही उसी के ऊपर है, थर्मल, गैर थर्मल। फिर 10 नंबर यूनिट जो है कानून है, जितनी भी योजनाएं हैं, क्या जितनी भी संस्थाएं हैं जो फूड को कंट्रोल करती है, सेफ्टी को कंट्रोल करती है, उसके बारे में जानकारी है। क्या ये मोटा मोटा एक सामान्य सा हमारा सिलेबस है, जो कि पूर्व की तुलना में हुबहू है, तुलना नहीं कहेंगे, पूर्व की भांति हुबहू है। तो कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन आयोग ने इसमें नहीं किया है। तो इसके लिए आयोग को भी, और जो विभाग है उसको भी साधु, आयोग तो क्या, जो विभाग देता है वही आयोग करता है, तो विभाग को साधुवाद है इसके लिए। ठीक है। अब इस प्रक्रिया में है क्या, मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूं, काफी, हाँ ये जरूरी ये चीज है ना। अब आपके जो पेपर होने वाला है उसमें क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। आपका जो पेपर है पहले तो कितने कितने भाग में है, लगभग अभी तक संभावना जो 14 दिसंबर की दिख रही है ना। तो इसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाते रहिए, लापरवाही ना करें, पहली चीज। अब जो पेपर होगा, है ना, उस पेपर की अगर बात करें
तो ये दो भाग में पेपर है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, एमपीजी के आईसीटी करंट अफेयर, जो जिससे 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी 150 नंबर का ए पार्ट होगा। ठीक है। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में हमारे आएंगे क्वेश्चन कितने, 150 क्वेश्चन होंगे, वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वो भी कितने नंबर का हो रहा है, सॉरी वो सॉरी 100 क्वेश्चन, में गलती से बोल गया, 100 क्वेश्चन, तो 300 नंबर का ये पेपर होगा हमारा। तो दोनों को ऐसे मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये 450 मार्क्स का हमारा रिटर्न एग्जाम होगा 150 क्वेश्चंस का, है ना। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस हुए ए और बी पार्ट में मिला के 150 क्वेश्चंस का ये हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में यानी 450 अंक प्लस में 50 अंक किसके हैं, इंटरव्यू के, साक्षात्कार के। तो कुल मिला के 500 नंबरों की ये महिमा है पूरे सिलेबस की, प्री सॉरी हमारा जो एग्जाम होने वाला है रिटर्न वाला, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की। अब इसमें एक दो दाव पेच और खेले गए हैं, वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक, है ना। ये क्या किया गया है, इसमें किया गया है अगर एक प्रश्न किसी का गलत है ना, तो उसमें एक अंक काटा जाएगा, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर वो गलत हो गया तो एक तरह से 1/3 मार्क्स काटे जा रहे हैं उस क्वेश्चन के। ठीक है, ये ध्यान में रहे, और दोनों ही पार्ट में नेगेटिव मार्किंग है, अनिवार्यता है। ठीक है, एक चीज। फिर दूसरी भाषा, सर ये किस किस लैंग्वेज में लिया जाएगा, तो ये हिंदी भाषा में भी होगा 100%, और अंग्रेजी में भी होगा। ठीक है, तो जो कुछ बच्चों का अभी भी तनाव था कि सर किस किस भाषा में होगा, तो 100% हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। क्लियर, यानी बाइलिंगुअल एग्जाम होने जा रहा है हमारा। क्लियर, ठीक है। अब आगे एक चीज और है इसमें, वो क्या है, मिनिमम अंक कितने चाहिए, यानी एक न्यूनतम अंक अनिवार्य कर दिए गए भैया, अनिवार्य है, और वो कितने हैं, 40%। और वो भी कैसे, 40% भाग ए में और 40% भाग बी में, यानी इन दोनों में अलग अलग 40-40% लाना अनिवार्य है, यानी पृथक पृथक आने अनिवार्य है। अगर एक में मान लीजिए ए पार्ट में कितने क्वेश्चन है आपके, 50 है ना, 50 क्वेश्चन, यानी आपको एनी हाउ 20 क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप क्या है, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। किसके साथ में, नेगेटिव मार्किंग के साथ में, तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ये ध्यान रहे, अगर ये नेगेटिव मार्किंग हुई तो यहां पे चाहे 100% नंबर आ जाए तब भी आप फेल माने जाएंगे। मेंस 40% खासतौर से अनारक्षित वर्ग के लिए है, क्या है, 40% मार्क्स लाना। 40% का मतलब अगर देसी भाषा में बोला जाए कि जो ए पार्ट है आपका 150 नंबर का है, उसमें से 60 अंक ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद कितने चाहिए, 60 अंक। बी पार्ट में जो कि आपका 300 नंबर का है, उसमें कितना चाहिए, 180 नंबर अनारक्षित वर्ग के लिए चाहिए। और आरक्षित वर्ग के लिए क्या है, अगर मैं बात करूं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से, इन सब कैटेगरी में उनको अंक चाहिए 30-30%, वो भी अलग अलग, अलग अलग, यानी पृथक, जिसको आपके परीक्षा योजना में लिखा है पृथक पृथक। यानी इसमें से क्या हो गया कि मुझे 45 अंक ए पार्ट में चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, और इसमें कितना हो गया, अगर बात करें कितने नंबर का पेपर है हमारा, 300 नंबर का, तो 30% कितने हो गए, 90, है ना। तो ये अनिवार्यतम चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो हम पूर्णतया खत्म है। ठीक है ना, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हो। अब इसमें पता है नकारात्मक या नेगेटिव मार्किंग हमेशा उन बच्चों के लिए रामबाण वरदान साबित होती है जो दम से पढ़ते हैं, नियमित पढ़ते हैं, और जो असेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ते हैं और डिटेलिंग पढ़ते हैं। जो है ना वो टारगेट टाइप की जो चीजें पढ़ रहे हैं ना ऊपर ऊपर से, जो पीडीएफ की दुनिया से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कतई सक्सेसफुल नहीं है, है ना। और
एक चीज मैं और फिर से बता दूं कि इस एग्जाम की लड़ाई में दो प्रकार के योद्धा हैं। पहला, एक वो योद्धा जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है और साथ में एग्जाम देने वाला है। दूसरा योद्धा जो सिर्फ ये एग्जाम की दुनिया का ही है, ए पार्ट से, यानी एमपीपीएससी कोई लेना देना नहीं है। तो जो एमपीपीएससी वाले बच्चे हैं वो अधिकतम लीड में, अगर उन्होंने दम भर लिया ए पार्ट में 40 के आसपास क्वेश्चन करने का, अगर कट पिट करके भी कुछ होगा तो वो 35 के आसपास अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, और वहां पे सामान्य भी की तुलना में सामान्य ही अगर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर आप लीड ले सकते हो। वहीं जो दूसरा बच्चा है, मान लीजिए फूड टेक्नोलॉजी का ही है और जिसका पीएससी से कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चा है ना, मुझे लगता है तुलनात्मक थोड़ा सा कम होगा। हाँ, अब अगर उसने मेहनत ए पार्ट में कर ली, डिटेलिंग चीज पढ़ करके कर ली, जैसा कि निर्माण का ही कोर्स चल रहा है पूरा सार गर्भित तरीके से, और उस तरह की चीजें कर ली तो फिर वो हमारे टक्कर का होगा। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि जब नकारात्मक मार्किंग होती है वहां फायदा होता है उन बच्चों को जो जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का आनंद लेना है। अगर आप अच्छी चीज पढ़ रहे हो, अच्छे सोर्स से पढ़ रहे हो, अच्छे गुरुजियों के साथ में पढ़ रहे हो, डिटेल के साथ में पढ़ रहे हो, सार गर्भिता के साथ में पढ़ रहे हो, तो ये बहुत काम की चीज आपके लिए होगी। ठीक है, और ये पेपर जो मैं, जैसा कि मैं लिखा भी है उसमें, एक बार आपको पढ़ना भी चाहिए दोबारा से, कि ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका, जो कि 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव नेचर का। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि लगभग संभावनाएं अभी भी 14 दिसंबर की ही है, तो जी तोड़ तरीके से लग जाइए। 1% भी ल्यूज होना, ये मान के चलना कि अपने आप को इससे दूर करना होगा। ठीक है, हाँ। अब इसी के लिए निर्माण आईएएस जो हमारा परिवार है वो एफएसओ के कोर्स को भी चला रहा है, और वो भी पूरी डिटेलिंग के साथ में। और मैं ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं कि जितना डिटेल से निर्माण में पढ़ाया जा रहा है, और जितनी सार हमने उसी ऐप पे भी हमारी किताबों के कुछ चैप्टर जो तैयार हो गए हैं हमने वो भी डाले हुए हैं, अगर कोई ईमानदारी से उसको देख करके पढ़ेगा तो मैं छाती ठोक करके बोलता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में क्या, या ये लगभग जो सिलेबस है ना, वो अभी जैसे महाराष्ट्र में भी है या राजस्थान में भी हुआ था, जो एफएसएसआई के अलग से भी जो भी एग्जाम्स होते हैं, कहीं के भी आप देख लीजिए, कितनी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, किसी भी संस्थान के प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, इतना डिटेल में पढ़ाना और इतने डिटेल के नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी ही है। ठीक है, अगर आपको वाकई में इस नेगेटिव मार्किंग की दुनिया को पार पाना है तो निर्माण जैसी चीजों के साथ में आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर ऊपर तौर से पढ़ करके जाने से आप नेगेटिव मार्किंग से खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तुक्के मारने के ऑप्शंस होंगे वो खत्म से हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में बिल्कुल ध्यान रखें, सटीक पढ़ें, सहज पढ़ें, सटीकता के साथ में पढ़ें, है ना, और एक्यूरेसी उस तरह की होनी चाहिए कि अगर कोई एनालिटिकल क्वेश्चन भी आए तो वो सिर्फ वो बच्चा पार पाए उसमें जिसने डिटेल से पढ़ा हो। ठीक है, तो दम से लगिए। और निर्माण प्लस जो हमारी ऐप है उसका नाम है निर्माण प्लस, निर्माण प्लस। इस ऐप पर ये हमारा कोर्स चल रहा है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, इस नाम को डालिए, डाउनलोड करिए। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो निर्माण का जो ऑफिस का नंबर है आप उस पर भी बात कर सकते हैं, निर्माण आईएएस इंदौर का नंबर है। ये सारी क्लासें हमारे इंदौर सेंटर से चल रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रही है ना। और जिन बच्चों को लगता है कि मुझे ऑफलाइन में आना है तो वो रोजाना क्लास चलती है, आप आइए, डेमो लीजिए, और एक जगह नहीं 4 जगह लेके आइए, है ना, फिर कंपेरिजन करिए, लगेगा, ये मेरी गारंटी है कि हमसे बेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको जैसा मैंने एक वर्ड बोला छाती ठोक के बोल रहा हूँ, वाकई में मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो एक बार चेक करना, और हमेशा की तरह एक लाइन कि हमें किसी पे विश्वास नहीं करना है, सिर्फ हमारे अपने आंखों पे, कानों पे और हमारी बुद्धि पे विश्वास करना है। और इन तीनों चीजों को लेकर के क्लास में बैठिए, 3 4 5 दिन का निःशुल्क डेमो लीजिए, और जब 100% इस एग्जाम की जरूरत को अगर पूरा निर्माण करता है तो हम लोग डेमो को आगे कंटिन्यू करेंगे एडमिशन में, अन्यथा नमस्कार। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।